नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आपको आज फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में, बकरियों में जो ज़्यादातर होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फुट एंड माउथ डिसीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये पैरों और मुंह में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आंख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। पैरों में और मुंह में छोटे छोटे छाले का होना जो है इसका प्रारंभिक लक्षण है। शुरू में जब ये लक्षण प्रारंभ होते हैं तो छोटे छोटे दानों से लेकर के फिर बड़े बड़े धब्बे जैसे आपको मुंह में और पैरों में दिखाई पड़ते हैं। फफोले जिनको कहना चाहिए वो दिखाई पड़ते हैं। इससे जानवर खाना अपना जो है कम कर देता है। अंदर मुंह के अंदर भी छाले पड़ जाते हैं। इससे जानवर को निगलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो खाना जो है नहीं खाता। ऐसी स्थिति में बकरियां जुगाली करना बंद कर देती हैं। मुंह से तमाम लार गिरती है। खुर में जख्म होने की वजह से बकरियां लंगड़ाकर चलती हैं। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस रोग के आने पर बकरियों को तेज बुखार हो जाता है। बकरियों में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। फुट एंड माउथ डिसीज यदि किसी तरह से हो जाती है आपकी बकरियों में तो धीरे धीरे वो पूरे हर्ड को इफेक्ट करती है, पूरे लॉट को इफेक्ट करती है। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस जानवर को सेपरेट करके दूसरे आपके किसी आवास में रखें, जो कि आपके स्वस्थ जानवर के आवास से काफ़ी दूर होना चाहिए। बीमारी को रोकना है तो सबसे पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ सफाई जो है जानवर के बाड़े में साफ़ सफाई रहे, गंदा कूड़ा कचरा ना रहे और रेगुलर उसको जो है निकाल करके डिकम्पोज किया जाए या जला दिया जाए। साथ में जो पानी पीने वाले बर्तन हैं इससे ज़्यादा तेज़ी से दूसरे जानवरों में वो करती है। यदि इन्फेक्टेड एनिमल है तो उस बर्तन को जो है सेपरेट कर दें, एनिमल के साथ साथ उस बर्तन को भी हटा दें उस आवाज़ से। इससे क्या है, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो फैलने की संभावना है वो कम हो जाती है। बकरियों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरी बकरियों के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाली वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए। किसान भाइयों, एक सावधानी ये भी बरती जा सकती है, जब भी आप अपने बकरियों के झुंड को चराने ले जा रहे हैं तो उसके पहले सावधानी के तौर पर जितनी भी बकरियां उनको पानी जो है तकरीबन आधे घंटे पूर्व, ले जाने के आधे घंटे पूर्व जो है दिया जाए, जिससे कि समस्त बकरियां पानी पी करके, आपका साफ स्वच्छ पानी जो आपने दिया वो पी करके बाहर जाएं। तो जो दूसरे स्थान पे मिलने वाला पानी है, या तो पोखर है या तालाब है या कोई गड्ढे हैं, उसमें पानी नहीं पिएंगी। उनसे भी बहुत सारे जीवाणु कीटाणु जो है बकरियों के शरीर पर आते हैं। यदि फुट एंड माउथ डिसीज़ हो गई है तो आपको सबसे पहले जहां आपको लीजन दिखते हैं वहां आप पहले अच्छे से उसको साफ़ सफाई कर लें, आपका डिसइंफेक्टेंट लगाएं और एक अपना देसी नुस्खा कहना चाहिए, उसमें ग्लिसरीन जो कि जनरली सब जगह मिल जाती है, या नहीं तो नारियल का जो तेल है उसमें बोरिक एसिड जो पाउडर है उसको घोल बना लें, लटपटा जैसा बना लें और इन पूरे लीजन्स पे रेगुलर लगाएं, सुबह शाम लगाएं, हो सके तो दिन में 3 बार अप्लाई करें। इससे जो है उनके फफोले कम हो जाते हैं और मुंह में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बकरियों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2-3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें इसको रोकने के लिए,
ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, रोफ्लॉक्सासिन वगैरह का डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग किया जा सकता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है सितंबर माह के आसपास इसका टीका, अगस्त सितंबर के आसपास इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। बकरियों में जो है 1 ml के तकरीबन जो है इसका वैक्सीन किया जाता है, 1 ml के आसपास इसकी डोज होती है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्यों में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करे तो इससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चलिए पिंजरा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य प्रसार अधिकारी धनराज कापसे से। दोस्तों, मत्स्य पालन की नई नई प्रवृत्तियां आजकल देखने को मिलती है। उसी क्रम में केज एक्वाकल्चर एक उभर कर सामने आया है। केज कल्चर अगर कोई करना चाहे तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि इसे करना कहाँ पर है और किन वस्तुओं का चयन हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्थान, उस जलाशय का वह स्थान जहाँ पर वाटर करंट या हवाएं कम से कम हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फ्लोटिंग टाइप के केजेस है, ये तैरता हुआ पिंजरा होगा और अत्यधिक हवा वाली क्षेत्रों को हमको अवॉइड करना है। जलाशय के निकटवर्ती रहने वाले ऐसे अनुभवी या बड़े लोग जो वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं से हम जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा सर्वे भी हम कर सकते हैं कि किस जगह पर ये काम करना है। अभी केज है क्या चीज़? केज को सिंपली हम पिंजरा मान सकते हैं और ये तकनीकी रूप से 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। केज के निर्माण में जरूरी सामग्री: फ्रेम। सस्ते एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केज के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े हैं। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नायलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। और इसमें एक क्वालिटी नायलॉन का नेट या हम बोल सकते हैं कि SDPE से बना हुआ एक अच्छा जाल, जिसका प्लाई साइज ऑलमोस्ट 45 प्लाई अगर होता है तो हम समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ये केज जो 96 घन मीटर का होगा, ऐसे 4 चेंबर उस केज में बने होंगे और उससे सम्मिलित रूप से हम एक बैटरी का नाम देंगे कि ये सीक्वेंस है, एक बैटरी है जिसमें 4 केजेस लगे हुए हैं। अभी ये 4 केजेस बनाने का जो टोटल वन टाइम कॉस्ट है, जिसे या तो इसको फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक पड़ती है। 96 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम बनेगा उसमें हम लोग तकनीकी रूप से ऐसी मछलियों का चयन करने के लिए बोलते हैं जो सघन मत्स्य पालन में उस पिंजरा पद्धति में पालन हो सके। ऐसी कुछ मछलियाँ हमारे पास में अभी हम लोग कई ट्रायल के बाद उसके अच्छे रिजल्ट को देखते हुए आपको बता सकते हैं कि आप पंगेसियस मछली का पालन इस केजेस में कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिलापिया में जो एक अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं या मोनोसेक्स तिलापिया बोलेंगे, कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। कुछ मात्रा में आप इंडियन मेजर कार्प्स की रोहू मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली डेट्राइटस खाकर उस तालाब के इन्वायरमेंट को, उस केज के इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना के रखती हैं। उसके बाद में आप एक केज में आप 6 से 8 हज़ार अंगुलिकाओं का संचयन करेंगे। आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि मछली का साइज़ आपके जाल का जो मेज साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो, उससे छोटा ना हो। 90 दिन तक इस मछलियों का नर्सरी फेज चलेगा। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग फिश फीड आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप 28 से 32% प्रोटीन वाला
1 mm 2 mm साइज का फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबंधन, जल की जांच। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई, हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। मछलियों की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। तो 2 से 5 ग्राम साइज की मछली 90 दिनों में लगभग 200-250 ग्राम साइज की हो जाती है। तो जवान किसान भाइयों और इस प्रकार के कार्य करने वाले किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप केज पद्धति के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर और ग्वालियर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इसके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों तक 9 से 21 मिलीमीटर यानी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान इस समय बाजरा की फसल में बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई या कुरप कर नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग करें और इस समय ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लैम्डा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने अब तक धान की रोपाई का कार्य पूरा नहीं किया है, वे धान की रोपाई का कार्य शीघ्र पूरा कर लें। रोपाई में देरी एवं थरहा की अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए सलाह है कि एक स्थान पर 4 से 5 पौधों की रोपाई करें और रोपाई के समय उर्वरक की मात्रा 10% अधिक उपयोग करें ताकि देर से रोपाई के कारण उत्पादन में विपरीत प्रभाव को कम किया जा सके। मक्का की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। अरहर और अन्य दलहनी फसलों में जहां पानी भरा हो वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। दलहनी और तिलहनी फसलों को सफेद मक्खी कीट के प्रकोप से बचाने के लिए मेटासिस्टॉक्स की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ऐसा करने से सफेद मक्खी के नियंत्रण से फसल में पित्त सिरा रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। जो किसान भाई पपीता की रोपाई नहीं कर पाए हैं, वे सितंबर माह तक पपीते की रोपाई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की नर्सरी डालने का यह उचित समय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सीतापुर जिला सरगुजा के मोहन चौधरी ने। आपने धान की फसल में जैविक तरीके से कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे जितने भर किसान भाई हैं सभी धान की फसल में पूरा तन मन धन से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो हमारे कीड़े और मकोड़े की जो समस्या आती है और उससे वो रूबरू न होते हुए उन्हें खत्म करने के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं हमारे वातावरण में जितने भर पक्षी जीव और वो सब दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मृदा की जो उर्वरा शक्ति वो क्षीण होती जा रही है। जैसे कि
मिट्टी में भुरभुरापन लाने के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर होते हैं, और जैसे कि और दूसरा हमारा केंचुए, वो खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले पत्ती मोड़क कीट आपके यहाँ आता है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है। उस पत्ती मोड़क में क्या करते हैं कि पत्ती मोड़ता है और ऐसे हॉर्टिकल और वर्टिकल दोनों तरह से पत्ती में मोड़ के उसकी सुंडी बैठी होती है और हरापन खुरच खुरच के पत्ती को सफेद कर देती है। इसके लिए मेरे किसान भाई बहुत सारा डस्ट और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि पत्ती में छुपा हुआ है, पत्ती मोड़ के बैठा हुआ है, क्या दवाई वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं। अब आपको एक बहुत सीधा सा साधारण सा उपाय है मेरे किसान भाइयों, एक 10-15 मीटर की एक रस्सी लेकर के और सारे खेत में घूम जाइए। जब सारे खेत में घूम जाएंगे तो वो सुंडी हिल करके पानी में गिर जाएगी। वहां पर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम का तेल छोड़ दीजिए। आपको पता है कि तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है और वो सुंडी पानी की सरफेस पे गिर जाएगी और वो सुंडी को मरना निश्चित है। दूसरा कीट आपके यहाँ 2 बार आता है। एक तो वानस्पतिक वृद्धि पर तना छेदक कीट, जो बीच वाली गोब खींचते हैं तो आसानी से खिस जाती है और एक दुर्गंध आती है सड़े हुई। इसके साथ ही साथ दूसरी बार इस कीट का प्रकोप होता है जब बाली दूध की अवस्था पे होती है और पकने को होती है। उस समय हम उसको ईयर हेड यानी कि बाली वाली अवस्था में तना छेदक का प्रकोप होता है। इस तना छेदक से हमारी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कहीं कहीं देखने में आता है कि पूरी फसल पकने को होती है और पूरा खेत सफेद सफेद जगह जगह सफेद ही सफेद दिखाई देता है। सबसे पहले आप अपने खेत में सभी लोग मिल के एक साथ जगह जगह पीले 4x5 के बोर्ड बनाएं। उन बोर्डों पर गिरीस लगाएं और व्यवस्था हो तो आप वहां पर 200 वाट का बल्ब लगाएं। बल्ब से क्या होता है कि ये जो जितने भर आपका पत्ती मोड़क है या आपका तना छेदक की तितलियां या और भी तितलियां हैं जो रात को निकलती हैं, सारी लाइट पर आती हैं। जैसी लाइट पर आएंगी वहाँ पीला बोर्ड है, ग्रीस लगा हुआ है, उसके पंख वहीं चिपक जाएंगे और बिना दवाइयों के नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि पहली अवस्था में ये कीट 5 से 10% आते हैं, फिर ये 200, 150, 200, 250 तक अंडे देते हैं। दूसरी पीढ़ी में आपके खेत में बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो आपको लाइट ट्रैप की व्यवस्था करनी है। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप, जिसे गंध पास कहते हैं, इसकी कीमत 30 से 35 रुपए मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वहां पर मादा की गंध छोड़ी जाती है जिससे सारे नर वहां आकर के फंस जाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे खेत में कीड़ों का आगमन हो गया है। अगर आपको मास ट्रैपिंग करनी है तो 8 से 10 ट्रैप पर एकड़ आप आराम से लगा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं, एक अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा। अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा क्योंकि वो अंडों को ही परजीवित करता है और उसको अंडे ही चाहिए। आप जब उसकी संख्या 50 से 1 लाख पर एकड़ तक आप छोड़ देंगे, निश्चित तौर से जितने बार खेत में आपका चाहे पत्ती मोड़क हो, चाहे तना छेदक हो या अन्य लेपिडोप्टेरन जो कीट होंगे, सभी के अंडों को ये परजीवित करेगा और आपकी फसल इस कीड़ों से निजात मिलेगी। चौथा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है नीम का तेल। अगर आपने 2 ml पर लीटर के हिसाब से 15 और 20 दिन के अंतराल पर आपने 2 छिड़काव कर दिए तो आपकी जो फसल है कीड़ा मुक्त रहेगी। इसके बाद मेरे किसान भाइयों, आपकी फसल जब पकने को होती है, दूध की अवस्था में होती है, तो वहां पर एक खतरनाक कीट आता है जो बाली को सफेद करता है और हमारे किसान भाई ये नहीं समझ पाते हैं कि ये तना छेदक है या कोई अन्य कीट है। उसमें वो कीट होता है गंदी बग। पहचान के लिए मैं बता दूं कि जब आपके खेत में आएगा तो एक अजीब सी गंध निकलती है, जिसे हमारे किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि आप हमारे खेत में गंदी कीट आ गया है और बालियों का रस चूस करके उसको खोखला कर देते हैं। इसीलिए पूरी बाली प्रारंभिक अवस्था में सफेद हो जाती है। अगर दाना पक भी गया है तो उसमें भी वो पेनिट्रेट करता है तो वो दाना हमारा काला पड़ जाता है, वो मार्केट वैल्यू लायक नहीं रहता है। फिर हम उस पर दवाई का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि डस्ट
और डस्ट आपको पता है कि बाली का नेचर है, वो रोए होते हैं, तो डस्ट बाली पर नहीं रुक पाती, वो गिर के जमीन के नीचे जाती है। और कीड़े का नेचर ये है कि उछट के दूसरे खेत में चला जाता है और हमारा नुकसान बना रहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। नुकसान दवाई पर भी खर्च होता है और कीड़े के नुकसान से भी होता है। मैं किसान भाइयों आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आज फसल बहुत अच्छी हो रही है। हम अपने भारतीय बाजार में बेचने के साथ साथ अंतर्राज्यीय बाजारों में भी बेचते हैं, उससे हमको अच्छा धन अर्जित होता है। लेकिन हमने दवाई डाली और उस दाने में कीटनाशकों के अवशेष पहुंच गए, और तो वहां विदेश में उस चावल को निर्यात में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपनी जो फसल लगा रहे हैं, धान उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उसको दवाई मुक्त तैयार कीजिए, जिससे कि आपको विदेशों के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गंदी कीट है, गंदी कीट है नाम से आप जान रहे हैं, तो इसे गंद ही दूर भगा सकती है। जैसे 2.5 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसका जो सत निकाल करके और उसे 200 लीटर पानी में मिला के जब छिड़काव करेंगे तो आपके खेत से गंदी बग बहुत दूर दूर तक नहीं आएगा। आपका ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका, एक आता है सफेद पीठ वाला फुदका, एक आपका जैसे नीला पर्वता लूजेंस, वो भी आपका फुदका है। ये 2-3 तरह के जो फुदके आपके खेत में लगते हैं, ये आपके जमीन से 1 फीट ऊपर तक तने का रस चूस करके और पूरा गिराने लगते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले आप समझिए फसल हमारी बड़ी हुई है, अच्छी है, जब हम छिड़काव करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वहाँ तक ये छिड़काव में नहीं पहुँच पाती है दवाई। तो मैं यहाँ आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आपके खेत में जितना पानी भरा है सब पानी निकाल दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो लाइट टैप अगर जगह जगह आप लगा देंगे तो जितना सारा हॉपर आपने देखा होगा कि हमारी मरकरी लाइट में सारा हॉपर लाइट पर आता है। अगर आपने लाइट टैप लगा करके ग्रीस के साथ साथ थोड़ा सा सीरा भी मिला दिया और लाइट का अरेंजमेंट कर दिया तो टोटल हॉपर लाइट पर आता है और वो चिपक जाता है और उसको मर जाता है। ये काम आप करेंगे शुरुआत से, जब मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला होगा, मौसम एकदम बादल होंगे, उस समय इस इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ता है। आप उस समय बहुत अपने को सावधानी के साथ अलर्ट रहेंगे और आप इन सारे कीड़ों से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।